ये सुनते ही निहारिका ने अपनी आंखें खोली और चौंकते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम मीरा से लव करते हो? सिद्धार्थ ने कहा, अरे मतलब कि अभी लव जैसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उससे प्यार हो जाए इतना पसंद करता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तभी मैं उससे अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन तब मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरा क्रश है और ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। लेकिन अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि मीरा मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगी है, और मुझे तो ये भी लगता है निहारिका कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये बात सुनकर निहारिका का मन किया कि वो चलती गाड़ी में से कूदकर अपनी जान दे दे। उसकी आंखों में पूरी तरह से आंसू आ चुके थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए अपने आंसू छुपाए और सिद्धार्थ से कहा, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है सिद्धार्थ। मीरा एक बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है। वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। उसने निहारिका से कहा, वाह, अब तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझे मंजूरी दे दी है। अब तो मैं इस मैटर के बारे में सीरियसली सोचूंगा। एक बार ये सब परेशानी ख़त्म हो जाए फिर मैं अपने दिल की बात मीरा को बता दूंगा। निहारिका बोली, हाँ, तुम्हें जल्दी ही अपने दिल की बात उसे बता देनी चाहिए, नहीं तो दिल की बात बताने में अगर कहीं देरी हो गई तो कोई और ही उस मौके का फ़ायदा उठा लेगा। इसलिए किसी और के बाजी मारने से पहले तुम मौके की नज़ाकत को समझ उसका फ़ायदा उठा लो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिद्धार्थ को ये सोचकर काफ़ी अच्छा लगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसकी फीलिंग को समझ रही है। इसलिए उसने उससे कहा, थैंक यू निहारिका, मेरी हेल्प करने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो निहारिका। निहारिका की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से कहा, ऑल द बेस्ट सिद्धार्थ फॉर योर सक्सेसफुल लव स्टोरी। सिद्धार्थ ने उससे कहा, थैंक यू सो मच निहारिका, आज तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। सच में अगर दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। ये सुनकर निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दूसरे का हर मुश्किल में साथ देना, इसे ही तो दोस्ती कहते हैं सिद्धार्थ। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि निहारिका का घर आ गया। घर आते ही निहारिका ने सिद्धार्थ को बाय कहा और चुपचाप उतरकर जल्दी से अपने घर के अंदर चली गई। उसे बाय कहने के लिए सिद्धार्थ अभी बाहर निकल ही रहा था कि तब तक निहारिका अंदर जा चुकी थी। उसने जब निहारिका को जल्दी से अंदर जाते हुए देखा तो उसे लगा शायद निहारिका अंकल आंटी की वजह से जल्दी से घर में चली गई। ये सोचकर वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी चलाकर वापस चला गया। इधर निहारिका अपनी आंखों में आंसू का सैलाब लिए हुए खिड़की में से सिद्धार्थ को जाते हुए देख रही थी। उसके जाते ही वो अपने रूम में आई। उसके रूम के अंदर भी एक रूम था। निहारिका जल्दी से रोते हुए उसी रूम में गई और उसने धीरे से उस कमरे की लाइट्स ऑन की। उसके लाइट्स ऑन करते ही उसके कमरे में चारों तरफ लगी सिद्धार्थ की तस्वीरें नजर आने लगी। निहारिका ने बचपन से लेकर आज तक सिद्धार्थ की जितनी तस्वीरें थी, उन सब तस्वीरों को इकट्ठा करके उनकी दीवारों पर एक एल्बम बनाकर अपने इस पूरे रूम को डेकोरेट किया था। उसने ना जाने सिद्धार्थ की कितनी सारी पेंटिंग्स खुद अपने हाथों से बनाई थी। उसने सिद्धार्थ की सारी तस्वीरों को और पेंटिंग्स को अपने हाथों से सजाकर इस रूम में रखा था। उसने एक दीवार पर बने बड़े से स्लाइडिंग डोर को हटाया, जहां पर दीवार के साइज की सिद्धार्थ की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। उस फोटो पर लिखा हुआ था, आई लव यू सिद्धार्थ। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मन में भी कुछ नहीं कहा, भगवान से भी कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। इधर सिद्धार्थ अपने घर पहुंचकर आराम करने लगा, पर उसके मन में अभी भी सिर्फ मीरा का ही ख्याल था। वो प्लानिंग करने लगा कि कैसे वो मीरा को अपने दिल की बातें बताएगा। इधर मीरा जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा और रिया हॉल में ही बैठे नमन के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही मीरा को आते हुए देखा वो खुश होकर उसके पास आए। राजवीर जी ने तो मीरा को गले से ही लगा लिया। गायत्री जी ने भी उससे उसका हाल चाल पूछा तो मीरा ने कहा, अरे मम्मी और पापा, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम परफेक्ट, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे नमन भाई की टेंशन है। ये सुनकर राजवीर जी ने चौंकते हुए उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता है मीरा? मीरा ने कहा, अंकल ने बताया। रुद्र और मैं सीधे हॉस्पिटल गए, फिर रुद्र वहीं रुक गया और अंकल ने सिद्धार्थ को मुझे घर ड्रॉप करने के लिए कह दिया। ये सुनकर गायत्री जी ने उससे कहा, ठीक है बेटा, तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। मीरा ने कहा, नहीं माँ, मैं और रुद्र बाहर ही खाकर आए हैं, अब मुझे भूख नहीं है। इस बात पर राजवीर जी बोले, ठीक है, तू जाकर आराम कर। मीरा ने भी उनकी बात से सहमति जताई और वो अपने कमरे में जाने लगी।
उसे जाते हुए देखकर रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मतलब 2 दिन बाहर रहेगी तो अपनी दोस्त को भूल जाएगी? इस बात पर मीरा पीछे मुड़ी और रिया को देखकर बोली, अरे नहीं रिया, वो बस मैं थक गई हूँ तो जल्दी से सोने जा रही हूँ, और कुछ नहीं, सॉरी। यार मैंने तुझसे बात नहीं की, लेकिन तुझे पता है ना कि वो कुछ और बोलती उससे पहले ही रिया ने उससे कहा, अरे यार चुप भी हो जा, कितनी सफाई देगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तू एक काम कर, हम सुबह बात करते हैं, चल जा अभी जा। ये सुनकर मीरा वापस मुड़ी और रिया के पास जाकर जोर से गले लगाते हुए बोली, एक तू ही है जो मेरे बिना कुछ कहे मुझे समझ लेती है। ये सुनकर रिया धीमे से मुस्कुराकर बोली, अच्छा चल जा, मस्का मत मार, तू जाकर अच्छे से आराम कर। मीरा ने भी हाँ में सिर हिलाया और फिर अपने कमरे में चली गई। उसने अपने रूम में आते हुए कहा, वाह, खुद के घर में आकर जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। यह कहते हुए वो फ्रेश होकर आकर बेड पर लेट गई। तभी उसे याद आया कि वो अपनी ड्रेस वाली पॉलिथीन तो रुद्र की गाड़ी में ही भूल आई है। ये याद आते ही वो अपने मन में सोचने लगी, यार मैं भी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ, वो रुद्र का दिया हुआ गिफ्ट है, ऐसे कैसे मैं वहीं भूल गई। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना रुद्र को मैसेज कर देती हूँ, लेकिन इस समय वो कहीं अधिराज अंकल से बात ना कर रहा हो। एक काम करती हूँ, उसे मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि वो फ्री है क्या। यही सोचते हुए उसने जल्दी से रुद्र को मैसेज किया, फ्री हो क्या। इधर रुद्र टेंशन में घूम रहा था और सोच रहा था, यार एक तो पहले से इतनी सारी टेंशन है, उस पर भी पापा ने एक नई टेंशन दे दी। निकिता के साथ शादी का फैसला, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, मैं निकिता से बात करूंगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे मैसेज की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो देखा मीरा का मैसेज था, जिसे देखकर उसे लगा कि शायद मीरा को कोई अर्जेंट काम होगा, इसलिए वो इस समय उसे मैसेज कर रही है। बस यही सोचकर उसने जल्दी से मीरा को कॉल ही कर दिया। रुद्र की कॉल आते ही मीरा ने एक ही रिंग में कॉल उठा ली और कहा, हेलो रुद्र। मीरा के मुंह से खुद का नाम सुनकर इस समय रुद्र के बेचैन दिल को न जाने क्यों पर बहुत सुकून मिल रहा था। उसे इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मीरा ही है जो उसे समझ सकती है। इसलिए वो चुपचाप सिर्फ मीरा की आवाज़ में जैसे खो सा गया। लेकिन इस तरफ मीरा रुद्र की आवाज़ न सुनकर परेशान हो गई। इसलिए उसने कहा, हेलो रुद्र, तुम ठीक हो? क्या हुआ, बताओ। रुद्र ने उसकी घबराहट भरी आवाज़ सुनकर जल्दी से कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी टेंशन है। इस बात पर मीरा बोली, अरे तुम टेंशन मत लो रुद्र, कुछ नहीं होगा तुम्हें, भोलेनाथ जी हम सबके साथ हैं। अच्छा एक काम करो, मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया है ना, उसे एक बार खोल कर देखो। ये सुनकर रुद्र ने कहा, गिफ्ट? अरे वो तो मेरी गाड़ी में ही रह गया है। तो मीरा ने कहा, जाओ लेकर आओ। और हाँ, एक काम करना, मेरी वो ड्रेस वाली पॉलीथीन तुम अच्छे से संभाल कर रख देना, मैं वहीं भूल गई थी। इस बात पर रुद्र ने खींचते हुए कहा, नहीं, अब तो तुम्हारी ड्रेस मेरी गाड़ी में से चोरी हो जाएगी, और अगर नहीं चोरी हुई तो मैं किसी को दान दे दूंगा। इस बात पर मीरा ने कहा, ओए हेलो, मेरे गिफ्ट को अगर कुछ किया ना तो मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। ये सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये ड्रेस तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम इसके लिए मेरी जान तक ले लोगी? इस बात पर मीरा ने बड़े प्यार से कहा, नहीं तुम्हारी जान तो नहीं लूँगी, लेकिन वो ड्रेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना कहकर वो चुप हो गई। फिर रुद्र ने उसे कहा, अच्छा। वो कुछ और बोलता उससे पहले ही मीरा ने उससे कहा, बस यार अब चुप भी हो जाओ और तुम जल्दी से गिफ्ट खोलो। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है फिर खोलते हैं आपका गिफ्ट। ये कहते हुए वो गाड़ी से गिफ्ट लेकर आया और उसे खोलने लगा। उसने जैसे ही गिफ्ट खोला तो देखा कि अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी भोलेनाथ जी की मूर्ति थी, और उस मूर्ति के साथ ही एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा हुआ था, भोलेनाथ जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये देखकर रुद्र को एक सुकून सा महसूस हुआ और उसे सच में ऐसा लगा कि भोलेनाथ जी इस समय उसके साथ ही हैं। तभी उधर से मीरा ने रुद्र से पूछा, गिफ्ट कैसा लगा? तो रुद्र ने बताया, बहुत ही खूबसूरत। इस बात पर मीरा ने शर्माते हुए कहा, ठीक है। रुद्र ने कहा, ठीक है, अब जाकर तुम आराम करो, मैं भी जाकर भाई को देखता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए मीरा ने फ़ोन रख दिया। मीरा अब आराम करने चली गई और रुद्र भी वहीं नमन के रूम के बाहर वाली बेंच पर ही बैठकर आराम करने लगा। सुबह होते ही डॉक्टर ने आकर रुद्र को उठाते हुए उससे कहा, नमन जी को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। रुद्र ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वो जल्दी से नमन से मिलने के लिए अंदर गया। उसे देखते ही नमन ने पूछा, अरे रुद्र तुम कब आए? रुद्र ने कहा,
मैं तो कल रात को ही आ गया था। ये कहते कहते हुए वो रोते हुए नमन के गले से लग गया और फिर पूछने लगा, ये सब कैसे हुआ भाई, और आपको क्या ज़रूरत थी पापा से मेरे लिए लड़ने की? आपको पता तो है ना कि पापा कैसे हैं, वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। तो फिर आप क्यों उनसे अपनी बात मनवाने गए? इस बात पर नमन ने कहा, तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए तेरे लिए लड़ना ज़रूरी है, और मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तेरे लिए नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? इस बात पर रुद्र ने भावुक होते हुए कहा, मुझे पता है भाई, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। इस बात पर नमन ने कहा, हाँ भाई। रुद्र नमन के पास से हटते हुए उससे पूछने लगा, एक बात बताओ भाई, आपका एक्सीडेंट सच में हुआ था या किसी ने जानबूझकर कराया था? इस बात पर नमन ने कहा, मुझे लग रहा है कि शायद उस ट्रक वाले ने पी रखी होगी, इसलिए सच में एक्सीडेंट हुआ था। जाने दो, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हो गया। ये बताओ बाकी सब कहाँ हैं? इसी बात पर पीछे से आवाज़ आई, बाकी सब यहाँ हैं। रुद्र और नमन दोनों जब पीछे मुड़े तो देखा कि सामने मीरा और दीप्ति एक साथ खड़े थे, और उसके पीछे ही अधिराज जी भी खड़े थे। रुद्र, मीरा और दीप्ति को एक साथ देखकर वो दोनों चौंक गए, लेकिन उसने इस समय किसी से कुछ भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मीरा जल्दी से टिफ़िन लेकर अंदर आई और अंदर आकर खींचते हुए बोली, क्या आप लोग बिना सुबह सुबह एक्सीडेंट के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं? अरे रात गई बात गई, अभी नमन भाई ठीक है ना, बस यही इम्पोर्टेंट है। ये कहते हुए मीरा अंदर आकर साइड वाले टेबल पर टिफ़िन रखते हुए बोली, नमन भाई गुड मॉर्निंग, भाभी आपके लिए गर्मा गर्म आलू पराठा बना कर ले आई हैं। नमन ने टिफ़िन देखकर कहा, अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। तो मीरा ने कहा, हाँ मुझे पता है, अभी भाभी ने बताया। ये सुनकर नमन दीप्ति की तरफ एकटक प्यार से देखने लगा। रुद्र ने जब नमन को ऐसे दीप्ति की तरफ देखते हुए देखा तो वो वहाँ से उठ गया और दीप्ति से कहने लगा, अरे भाभी आइए ना बैठिए। दीप्ति बोली, नहीं नहीं रुद्र, तुम बैठो, मैं खड़ी ही रहूँगी, कोई बात नहीं। तो रुद्र ने उन्हें टेबल पर बैठाते हुए कहा, अरे बैठिए ना भाभी, क्योंकि इस समय भाई को सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। इस बात पर दीप्ति और नमन दोनों झेम गए और शर्म से नीचे की तरफ देखने लगे। तभी मीरा ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए रुद्र से कहा, रुद्र तुम बाहर चलो, डॉक्टर्स तुम्हें बुला रहे हैं। पता नहीं उन्हें तुमसे कुछ काम था। ठीक है चलो। अधिराज जी पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। मीरा और रुद्र के इशारों को वो भी समझ गए, इसलिए वो भी बाहर की तरफ खिसक लिए। बाहर आकर रुद्र ने मीरा से पूछा, कौन से डॉक्टर बुला रहे हैं? तो मीरा ने कहा, अरे कोई डॉक्टर नहीं बुला रहे, मैं तो मजाक कर रही थी ताकि तुम भाभी और भाई के बीच में से हट जाओ और उन्हें थोड़ी देर अकेले मोमेंट एंजॉय करने दो। अच्छा। तभी अधिराज जी ने कहा, रुद्र अब तुम घर जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो रुद्र ने कहा, पापा हम भाई को भी साथ ही लेकर चलते हैं ना, ताकि उन्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो हम उनके साथ ही रह सकें। हम घर पर ही सारा ट्रीटमेंट का सामान शिफ्ट करवा लेते हैं, यहाँ हॉस्पिटल में भाई भी बोर हो जाएंगे। अधिराज जी ने कहा, यह आइडिया अच्छा है, मैं इस बारे में डॉक्टर से जाकर बात करता हूँ। ये कहते हुए वो जल्दी से डॉक्टर के पास चले गए। इधर मीरा ने देखा रुद्र कुछ परेशान है तो उसने आकर उससे पूछा, क्या हुआ रुद्र, तुम परेशान क्यों हो? मैं अरे नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा? मीरा ने कहा, कल घर जाने के लिए तुमने मुझे अपनी कसम दी थी, तो आज मैं भी तुम्हें अपनी कसम दे सकती हूँ। इससे पहले मुझे तुम्हें अपनी कसम देनी पड़े, तुम जल्दी से बताओ क्या हुआ है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कल रात से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो, जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा पूरा थका हुआ लग रहा है। रुद्र ये सुनकर मन में ही सोचने लगा, मैं अपनी परेशानी तुम्हें नहीं बता सकता मीरा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अपने और निकिता के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता कि पापा ने मेरी शादी निकिता से तय कर दी है। रुद्र को इस तरह सोचता हुआ देखकर मीरा फिर से पूछने लगी, बताओ ना रुद्र, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? इस बात पर रुद्र ने निकिता वाली बात को मीरा से छुपाते हुए कहा, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा खास नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि भाई का ये एक्सीडेंट हुआ है या करवाया गया है। तो मीरा ने कहा, अरे एक्सीडेंट हुआ ही होगा ना, करवाया थोड़ा ही ना होगा, कौन करवाएगा ये सब? रुद्र ने कहा, नहीं ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, करवाया गया है। इस बात पर मीरा ने पूछा, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? तो रुद्र ने कहा, हाँ बिल्कुल। उसने जैसे ही हाँ कहा, अधिराज जी सामने से आकर खुश होते हुए बोले, डॉक्टर ने मंजूरी दे दी है, अब हम नमन को घर ले जा सकते हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। ठीक है पापा, आप सब लोग घर के लिए निकलिए, मैं थोड़ा सा मेरा ऑफिस का काम निपटा कर घर पहुंचता हूँ। इस बात पर अधिराज जी बोले, अरे तुम थोड़ा फ्रेश तो हो जाओ, या फिर ऐसे ही ऑफिस चले जाओगे? इस बात पर रुद्र ने कहा, मैं वहीं ऑफिस में फ्रेश हो जाऊंगा, वैसे भी मैंने वहाँ भी अपने कपड़े रखे हुए ही हैं,
फ्रेश होने के लिए, इसलिए आप सब घर जाइए, मैं बाद में आ जाऊँगा। ये कहते हुए रुद्र जल्दी से अंदर नमन के पास गया और उससे मिलकर वापस आ गया। आकर उसने अधिराज जी से कहा, पापा मैं भाई से मिल चुका हूँ, बाकी हॉस्पिटल वाले अपने सेफ्टी के साथ भाई को घर तक तो पहुँचा ही देंगे, तो फिर मैं अब निकलता हूँ। ये कहते हुए रुद्र ने एक बार मीरा की तरफ देखा और फिर निकल गया। मीरा मन में सोचने लगी, रुद्र ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि आखिर बात क्या है। इधर रुद्र मन में सोचने लगा, पता नहीं क्यों लेकिन मैं तुम्हें अपने और निकिता के बारे में नहीं बता सकता। प्लीज़ तुम मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता नहीं है मैं इस समय कितनी टेंशन में हूँ, और अब तो उस निकिता की वजह से मुझे घर जाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अब घर भी नहीं जाऊंगा। ये सब सोचते हुए रुद्र अपनी गाड़ी लेकर जैसे ही निकलने को हुआ कि पीछे से मीरा की आवाज़ आई, रुद्र रुको। उसने पीछे मुड़कर देखा, मीरा भागती हुई उसके पास ही आ रही थी। रुद्र उसे अपने पास आते हुए देखकर सोचने लगा, अब इसे क्या हुआ, ये क्यों ऐसे भागते हुए मेरे पास आ रही है, कहीं ये फिर से सवाल जवाब तो नहीं करेगी ना। ये सोचते हुए वो परेशान होकर इधर से उधर घूमने लगा और मीरा जल्दी जल्दी भागते हुए उसके पास आ रही थी। रुद्र ने उसे चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ मीरा। तो मीरा ने कहा, मेरा गिफ्ट। रुद्र ने कहा, ओ अच्छा। ये कहते हुए उसने जल्दी से मीरा का बैग निकाला। तब तक मीरा भी उसके पास आ गई थी। रुद्र ने जल्दी से उसे बैग पकड़ाया और उसकी तरफ देखे बिना जल्दी से गाड़ी लेकर निकल गया। मीरा अपना बैग पकड़े मन में सोचने लगी, रुद्र ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है। इधर आंचल जी ने जब देखा कि दीप्ति उसके कमरे में नहीं है तो वो सोच में पड़ गई कि आखिरकार दीप्ति इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। इसलिए उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन दीप्ति ने फिर से फ़ोन नहीं उठाया। आंचल जी अब सोचने लगी, कहीं ये लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना, मुझे सब कुछ अजीब क्यों लग रहा है। अब मैं क्या करूं, एक तो ये दीप्ति भी बार बार कहीं चली जाती है, मेरा फ़ोन तो टूट ही गया है, और ये तो अपना मोबाइल ही इधर भूल गए हैं। जैसे तैसे करके इनके मोबाइल से दीप्ति को कॉल किया तो वो भी नहीं उठा रही है। हद है, खैर जाने दो, फिलहाल मैं पूजा पाठ तो करूं, बाद में इनकी खबर लेती हूँ। ये सोचते हुए वो मंदिर में चली गई। इधर निकिता ने उठकर जल्दी से किसी को फ़ोन किया और पूछा, आर यू कमिंग और नॉट। सामने से आवाज़ आई, आई एम कमिंग एज सून एज पॉसिबल। इस बात पर निकिता ने खुश होते हुए कहा, ठीक है मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ये कहते हुए वो जल्दी से फ्रेश होने चली गई। इधर डॉक्टर्स नमन को कुछ ज़रूरी सामानों के साथ घर में शिफ्ट करने की व्यवस्था कराने लगे थे। थोड़ी ही देर में नमन को एक एम्बुलेंस में लेटा दिया गया। दीप्ति नमन के साथ एम्बुलेंस में बैठ गई और अधिराज जी मीरा गाड़ी में बैठ गए। फिर सभी लोग घर की तरफ निकल पड़े। इधर रुद्र ऑफिस न जाकर एक पार्क में गया और वहाँ बैठकर इत्मीनान से सोचने लगा, कितनी टेंशन है इस ज़िंदगी में, एक प्रॉब्लम से निकलो तो दूसरी प्रॉब्लम बनकर खड़ी हो जाती है। और ये निकिता कितनी अच्छी दोस्त है मेरी, हमने कभी एक दूसरे के बारे में कुछ फील नहीं किया, और वो भी तो मुझसे सिर्फ दोस्ती ही रखती थी। तो आखिरकार ये प्यार का नाम आया कहाँ से, और ये पापा को क्या हुआ है, वो क्यों अचानक से मेरे पीछे पड़ गए, और मैं ये सब मीरा को क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब उसे ये सारी बातें पता चलेंगी तो उसे बुरा लगेगा। इन सब से निकलने के लिए क्या करूं, ये सोचते हुए वो वहीं बेंच पर लेट गया। इधर राहुल और मोनिका जेल तो पहुंच गए थे, लेकिन अगले दिन की सुबह ही उनके वकील ने उनकी जमानत करवा दी थी। दोनों ही बाहर आए, लेकिन राहुल ने मोनिका की तरफ देखा तक नहीं और खुद ही अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल गया। इस बात पर मोनिका गुस्सा हो गई और वो गुस्से में सोचने लगी, ये सब उस दो कौड़ी की लड़की मीरा की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आज मेरा राहुल तुम सबकी वजह से मुझसे नाराज़ है, मैं तुमसे और रुद्र से बदला लेकर रहूंगी। इतना सोचते हुए उसने किसी को फ़ोन किया और उसे लेने आने के लिए कहा। इधर निहारिका रोते रोते वहीं ज़मीन पर लेट गई थी। सुबह की चहल पहल से जब उसकी नींद खुली और वो उठते ही रात की बातों को याद करने लगी, उसे अभी भी रोना आ रहा था, लेकिन वो रोई नहीं और चुपचाप उठकर फ्रेश होने चली गई। सिद्धार्थ भी जैसे ही उठा उसे याद आया कि वो तो हॉस्पिटल जाना ही भूल गया था। ये सोचकर उसने जल्दी से मीरा को कॉल किया। मीरा ने सिद्धार्थ का फ़ोन उठाते हुए उससे कहा, हेलो सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ ने सोचा, अरे वाह, मीरा की आवाज़ सुनकर तो आज का दिन ही बन गया, कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी। सोचते हुए सिद्धार्थ ने फ़ोन पर कहा, हेलो मीरा। मीरा ने उससे पूछा, क्या हुआ, आज सुबह सुबह मेरी याद आ गई। इस बात पर सिद्धार्थ ने कहा, अरे नहीं, वो क्या है ना, कल मैं रात को वापस हॉस्पिटल में आने वाला था, लेकिन ज़्यादा थकान की वजह से मैं सो गया था, इसलिए मैं वापस नहीं आ पाया। इस बात पर मीरा ने कहा, कोई बात नहीं सिद्धार्थ, अब तुम्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है।
ये सुनकर सिद्धार्थ ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? मुझे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत क्यों नहीं है? तो मीरा ने कहा, क्योंकि हम नमन भाई को डॉक्टर्स के परमिशन के साथ अपने घर पर शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। सिद्धार्थ ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं अभी वहाँ आता हूँ। इधर मोनिका को उसका भाई लेने आया और उसे अपने घर लेकर गया। मोनिका ने अपने घर में सबको सब कुछ बताया तो उसके घर वाले भी उसकी जगह मीरा और रुद्र की गलती निकालने लगे। तभी मोनिका ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैं बदला लेना चाहती हूँ उस मीरा और रुद्र से। इस बात पर उसकी मम्मी ने कहा, ज़रूर लेना बदला, हम हमेशा तेरे साथ हैं। ये सोचकर मोनिका खुश हो गई और अपने मन में ही अलग अलग प्लानिंग बनाने लगी। रुद्र चुपचाप पार्क में लेटा हुआ था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रुद्र। तो उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि अब ये कौन है। तभी उसे दिखा कि सामने आरव खड़ा था। आरव को देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उससे पूछा, आरव, तुम यहाँ? आरव ने कहा, हाँ, वो सामने की तरफ एक रिजॉर्ट को रिनोवेट करने का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने तुझे गार्डन के अंदर जाते हुए देखा। तुझे देखकर पहले तो मैं चौंक गया और फिर सोचने लगा कि तू इधर कैसे। यही पूछने के लिए मैंने अपने क्लाइंट्स को पहले रवाना किया और फिर तेरे पास आ गया। वैसे कोई बात है क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? और ऐसे बेंच पर क्यों लेटा है? तेरे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि तू पूरी रात सोया नहीं हो। और तू जिस भूत वाले मिशन पर गया था उसका क्या हुआ? और मीरा कहाँ है? आरव ने एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ डाले तो रुद्र ने कहा, शांत भाई शांत, आराम से। एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? इस बात पर आरव ने कहा, अरे सॉरी सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में सब कुछ पूछ रहा था। अच्छा, तू मुझे तेरी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर। इस बात पर रुद्र ने कहा, पहले तो मुझे फ्रेश होना है। तो आरव ने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, हम सामने वाले रिजॉर्ट में चलते हैं। वहाँ तू फ्रेश हो जाना और मेरे कपड़ों में से जो भी तुझे पसंद आए पहन लेना। ये आइडिया अच्छा है। आरव ने भी कहा, हाँ, अब तो चल। फिर वो दोनों उठ गए और सामने के रिजॉर्ट की तरफ चले गए। इधर अधिराज जी की हवेली के सामने जब एम्बुलेंस आकर रुकी तो सारे नौकर और गार्ड्स हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों आई है? आंचल जी ने भी जब एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी तो भागती हुई वो जल्दी से बाहर की तरफ आई। इंदु जी भी जल्दी से बाहर की तरफ आ गई। एम्बुलेंस को देखकर सबके मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि आखिरकार ये एम्बुलेंस यहाँ किस लिए आई है। आंचल जी घबराई हुई बस एम्बुलेंस की तरफ ही देख रही थी और मन ही मन भगवान से सब कुछ ठीक होने की मिन्नतें कर रही थी। तभी डॉक्टर्स ने धीरे से नमन को एम्बुलेंस में से बाहर निकाला। उसके सिर पर पट्टी लगी हुई थी और हाथों में ना जाने कितनी बोतल्स की सुई लगी हुई थी। जिसके स्टैंड के लिए उसके साथ नर्स भी उतरी और उसके साथ दीप्ति भी अपना सिर झुकाए बाहर निकली। नमन की हालत देखकर आंचल जी की तो जैसे होश ही उड़ गए। वो वहीं सदमे में धक से ज़मीन पर नीचे बैठ गई। इंदु जी ने भी जब ये देखा तो वो भी शॉक हो गई, लेकिन खुद को संभालते हुए सबसे पहले जल्दी से आंचल जी के पास आई। पर नमन हंसते हुए दीप्ति के सहारे धीरे धीरे चलकर आंचल जी के पास आया और उनके पास आकर धीरे से बोला, माँ। ये सुनकर आंचल जी की आंखों में से बेतहाशा आंसू निकलने लगे और उन्होंने जल्दी से उठकर नमन को गले से लगा लिया। वो गले लगाए हुए ही दीप्ति की तरफ देखने लगी और उससे पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा दीप्ति? तभी पीछे से अधिराज जी की आवाज़ आई, मैंने कहा था इसे तुमसे झूठ बोलने के लिए ताकि नमन की खबर सुनकर तुम्हें कोई टेंशन ना हो। इस बात पर आंचल जी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा, आप तो बीच में बोलिए ही मत। आपकी वजह से मेरा बेटा इस हाल में पहुंच गया है। मेरे बेटे की इस हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। एक तो आपकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई और आपने ये तक ज़रूरी नहीं समझा कि एक माँ को उसके बच्चे के बारे में सब कुछ पता हो। खैर, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। ये कहते हुए वो नमन को सहारा देकर अंदर की तरफ ले जाने लगी। अधिराज जी तो ये सब सुनकर मानो टूट ही गए और वो रोते हुए वहीं पार्क के एक बेंच पर अकेले बैठ गए। आंचल जी नमन को जब लेकर जाने लगी तो नमन ने कहा, मम्मी, पापा ने कुछ नहीं किया है, ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो आंचल जी ने कहा, तुम एकदम चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। ठीक है। डॉक्टर्स और नर्स ने जल्दी से नमन को नीचे वाले एक रूम में शिफ्ट कर दिया। उन लोगों ने कुछ ज़रूरी सामानों के साथ उसे वहीं बेड पर लेटा दिया। दीप्ति और आंचल जी दोनों ने मिलकर नमन को संभाला और नमन को बैठाकर आंचल जी वहीं उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये देखकर नमन ने कहा, मम्मी, आप प्लीज़ रोइए मत, क्योंकि आपको रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
आंचल जी ने कहा, ठीक है बेटा, नहीं रोऊंगी, लेकिन तू ये तो बता कि ये सब हुआ कैसे। नमन ने धीरे धीरे करके अपने साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें बता दिया। ये सब सुनकर आंचल जी ने कहा, अरे मेरा बच्चा, तुझे कितनी तकलीफ हुई होगी ना। और मैं यहाँ इस बात पर दीप्ति ने कहा, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए मम्मी, वे वहाँ थी ना, हम सब ने मिलकर नमन को संभाला है। उसे ठीक तो होना ही था और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब नमन पूरी तरह से ठीक है, इसलिए अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब सिर्फ आप नमन के खाने की फिक्र कीजिए, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बना लूँ, इनको आपके हाथ का ही खाना पसंद है। इस बात पर आंचल जी ने कहा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म खाने को लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो जल्दी से उठकर बाहर की तरफ निकल गई। उनके जाते ही नमन ने दीप्ति का हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना दीप्ति। दीप्ति ने कहा, नहीं, आप ठीक हो गए हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। आपके ठीक होने से मेरे सारे दुख दर्द मिट चुके हैं। नमन इस बात पर मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए उसने दीप्ति के हाथों पर हल्के से किस कर दिया। इस बात पर दीप्ति ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इधर रुद्र फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसे देखते ही आरव ने उससे पूछा, अब बताओ रुद्र, क्या हुआ है। तो रुद्र ने कहा, भूत वाला मैटर तो हमने सोल्व कर दिया, लेकिन तुझे पता है ये सब मौसी के भतीजे ने किया था, मौसी के घर को हड़पने के लिए। और उनके भतीजे की वाइफ ही है मोनिका। मोनिका का नाम सुनते ही आरव ने कहा, क्या मोनिका, मतलब वो तुम्हारी भाभी हुई, लेकिन वो वहाँ कैसे। तो रुद्र ने उसे अब तक की हुई सारी बातें आरव को बता दी, जिसे सुनकर आरव ने कहा, सो सैड यार। रुद्र ने आगे बताया, मुझे बाकी किसी भी बात का उतना बुरा नहीं लगा जितना भाई के एक्सीडेंट का बुरा लगा है। अगर भाई को कुछ हो जाता तो। मुझे लगता है आरव, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है और मैं इन सब बातों की तह तक जाऊंगा। मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिरकार ये सब किसने, कब और क्यों, किस लिए किया है। इस बात पर आरव ने कहा, मैं भी भाई से मिलने ज़रूर आऊँगा, और अगर ये किसी को सोची समझी साजिश है तो सच का पता लगाने में मैं भी तेरा साथ दूंगा। इस बात पर रुद्र ने आरव को गले से लगा लिया और कहा, मेरा भाई है तू, मुझे तुझ पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। आरव ने कहा, लेकिन तेरी परेशानी कुछ और भी है जो तू मुझसे छुपा रहा है। चल बैठ जा और चाय पीते पीते मुझे तेरी वो परेशानी बता जो किसी को नहीं पता है। इस बात पर रुद्र ने कहा, अरे नहीं नहीं, बस मेरी परेशानी यही है, और किस बात से परेशानी होगी मुझे। ये कहते हुए रुद्र हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। तो आरव ने कहा, तेरा बचपन का दोस्त हूँ मैं, मुझसे बेहतर कौन तुझे जानेगा। चल अब बता क्या प्रॉब्लम है। तो रुद्र ने इरिटेट होकर अपने मन की भड़ास निकालते हुए आरव से कहा, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय निकिता है। इस बात पर आरव ने शॉक्ड होकर पूछा, निकिता तेरी प्रॉब्लम कैसे। इसके जवाब में रुद्र ने कहा, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि मेरी शादी उस निकिता से हो जाए। इस बात पर आरव ने झुंझलाते हुए कहा, क्या, वाह, अरे रुद्र, ये तो कितना अच्छा हुआ यार, तेरी और निकिता की जोड़ी तो एकदम जोरदार लगती है, और मुझे तो पहले से ही तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। मैं तो बचपन से ही ये मना रहा था कि काश तुम दोनों एक हो जाओ। ये कहते हुए उसने मुस्कुराकर भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्हें थैंक्स कहा। फिर उसने खुश होते हुए रुद्र की तरफ देखा, जो अभी भी उदास था। ये देखकर आरव उसके पास आया और उससे पूछने लगा, रुद्र तुझे क्या हुआ है। तुझे तो ये खबर सुनकर खुश हो जाना चाहिए ना, तो तुम उदास क्यों हो। इस बात पर रुद्र ने कहा, निकिता सिर्फ मेरी दोस्त है, मैं उसे आज तक सिर्फ दोस्त वाली नज़रों से ही देखता रहा। उससे शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। ये सुनकर आरव ने रुद्र से पूछा, रुद्र, निकिता तुझे पहले से जानती है, तुझे मानती है, अगर तुम लोग आगे जाकर एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाओ तो उसमें हर्जी क्या है। मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम ही क्या है। इस बात पर रुद्र ने अपने मन में सोचा, मैं तुम्हें अपने दिल की बातें कैसे बताऊं आरव। ये सोचते हुए वो जाकर चुपचाप बैठ गया और चाय पीने लगा। उसे ऐसे उदास देखकर आरव सोचने लगा, आखिरकार रुद्र निकिता से रिश्ते की बात को लेकर इतना परेशान क्यों है। कहीं इसकी वजह कुछ और तो नहीं है ना। तभी उसे एक ख्याल आया और वो मन ही मन कहने लगा, कहीं मेरा यह ख्याल सच तो नहीं है। ये सोचते हुए वो जल्दी से जाकर रुद्र के पास बैठ गया। उसने देखा रुद्र इत्मीनान से चाय पी रहा था। तभी उसकी नज़र रुद्र के गले में काले धागे पर गई, जिसमें भोलेनाथ जी का लॉकेट था। ये देखकर आरव ने पूछा, रुद्र तुम तो ये लॉकेट्स कभी नहीं पहनते थे, तो फिर ये किसने दिया। आरव की बात सुनकर रुद्र ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे ये तो वो मेरे एक दोस्त ने दिया था। तो आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, और कहीं वो दोस्त मीरा तो नहीं है ना। इस बात पर रुद्र चौंकते हुए आरव की तरफ देखने लगा। उसे ऐसे चौंकते हुए देखकर आरव समझ गया
कि ये लॉकेट उसे मीरा ने ही दिया है। फिर तो उसने उसमें धीरे से पूछ ही लिया, कहीं निकिता से शादी को लेकर तेरी बेचैनी का कारण मीरा तो नहीं है ना? मीरा का नाम सुनते ही रुद्र की बेचैनी और भी बढ़ गई। इसलिए उसने घबराते हुए आरव से कहा, तू पागल है क्या? मीरा सिर्फ मेरी दोस्त है। आरव उसकी परेशानी देखकर मुस्कुराने लगा और मन में ही सोचने लगा, अच्छा, तो जो मैंने सोचा वही सही है। मतलब रुद्र मीरा को पसंद करता है लेकिन बोल नहीं रहा है। कोई बात नहीं रुद्र बाबू, तुम्हारी जुबान से तुम्हारे दिल की बात निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे मुझे तो निकिता की बात सुनकर सिर्फ खुशी हुई थी, लेकिन अब मीरा का सुनकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। इधर रुद्र चाय पीते पीते सोचने लगा, क्या ये आरव सही कह रहा है? मेरी बेचैनी की वजह मीरा है क्या? नहीं नहीं, वो तो एक नंबर की पागल लड़की है, मैं उसके लिए क्यों कुछ सोचूंगा। ये सोचते हुए वो वहां से उठा और चाय का कप वहीं रखते हुए सामने रोड के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर मीरा अधिराज जी को समझाने में लगी हुई थी। उसने उनसे कहा, देखिए अंकल, अगर आप अंदर जाकर आराम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपकी भी तबीयत कल रात से ख़राब है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल आपको भी एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप बीमार होकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे और बाकी सब भी आपके लिए परेशान होकर इधर से उधर घूमें? इस बात पर अधिराज जी ने कहा, अरे मैं क्यों हॉस्पिटल के चक्कर काटूंगा? तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, अगर आपने अभी रेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कि कल को आपको भी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ जाए और बार बार हॉस्पिटल में भी आना पड़े, और क्या पता ढेर सारे इंजेक्शन भी लगवाने पड़े। ये सुनकर मीरा और अधिराज जी दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने डॉक्टर निहारिका अपने सफ़ेद कोट में खड़ी थी। उसे वहां देखकर मीरा बहुत खुश हो गई और वो जल्दी से उसके पास आ गई और उससे कहने लगी, अच्छा है निहारिका जी, आप आ गई। देखे ना, आंटी ने थोड़ा कुछ बोल क्या दिया, ये तो अब घर में ही नहीं जा रहे हैं और आराम भी नहीं कर रहे हैं। इस बात पर निहारिका ने कहा, क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते हैं, ये मेरे साथ जाएंगे। ये कहते हुए निहारिका अधिराज जी के पास आकर उनसे प्यार से पूछने लगी, आप मेरे साथ चलोगे ना अंकल? निहारिका को देखकर अधिराज जी की बोलती ही बंद हो गई। ये देखकर निहारिका ने उन्हें प्यार से उठने के लिए कहा और वो उन्हें लेकर घर के अंदर की तरफ जाने लगी। ये देखकर मीरा भी खुश हो गई और वो भी उनके साथ अंदर की तरफ चल दी। आंचल जी जल्दी से नमन के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई और नमन को अपने हाथों से खिलाने लगी। तभी निहारिका और मीरा भी अंदर आए। अधिराज जी दरवाजे के पास ही रुक गए और अंदर की चहल पहल को चुपचाप सुनने लगे। निहारिका और मीरा को देखकर दीप्ति जल्दी से उठ खड़ी हुई और निहारिका से बोली, आइए मैम बैठिए। इस बात पर निहारिका ने कहा, अरे भाभी, आप मुझे मैडम मत बोलिए, सिर्फ निहारिका बोलिए प्लीज़। तो दीप्ति ने कहा, ठीक है निहारिका। कहते हुए उसने आंचल जी से निहारिका का परिचय कराया। उसने कहा, मम्मी जी ये डॉक्टर निहारिका हैं, इन्होंने ही इनकी जान बचाई है। ये सुनकर आंचल जी रोते हुए हाथ जोड़कर निहारिका के सामने खड़ी हो गई और बोली, बेटी तुम डॉक्टर नहीं मेरे लिए भगवान हो, जिसने मेरे बेटे को एक नई जिंदगी दी है। इस बात पर निहारिका ने आंचल जी को गले लगाते हुए कहा, रोने की ज़रूरत नहीं है आंटी, वैसे भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है भोलेनाथ जी ने किया है। तो आप अब बिल्कुल भी चिंता ना करें, नमन भाई अब खतरे से बाहर हैं। बस अब आप सब इनका अच्छे से ध्यान रखें जिससे ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तभी पीछे से सिद्धार्थ ने आते हुए कहा, निहारिका बिल्कुल सही कह रही है, आप बस नमन भाई का ध्यान रखिए। बाकी तो अभिनय डॉक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है, निहारिका तो बस भाई के रूटीन चेकअप के लिए आई है। क्यों निहारिका? कहते हुए सिद्धार्थ ने आकर निहारिका के कंधे पर हाथ रख दिया। लेकिन निहारिका ने सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा। उसने तुरंत मीरा से कहा, मीरा तुम सबको लेकर बाहर जाओ, मैं भाई का रूटीन चेकअप कर देती हूँ। तो मीरा ने कहा, ठीक है। निहारिका के कहने से सब बाहर निकल गए। आंचल जी जब बाहर निकली तो उन्होंने अधिराज जी को दरवाजे पर खड़े देखा, लेकिन उन्होंने अधिराज जी से कुछ कहा नहीं और चुपचाप किचन में चली गई। तभी ऊपर से निकिता आई और बोली, अरे वाह अंकल जी, आप लोग आ गए। आपको पता है मम्मी कितनी परेशान थी, मैं 2 मिनट के लिए घूमने क्या चली गई, आप सब ने मिलकर लड़ाई भी चालू कर दी। निकिता की इस बात को सुनकर आंचल जी जाते जाते रुक गई और पीछे पलटकर बोली, इनका काम ही क्या है, सिर्फ लड़ना झगड़ना ही तो आता है इन्हें। ये सुनकर अधिराज जी शर्म से सर झुकाए सोफे पर जाकर बैठ गए और आंचल जी गुस्से में घर के किचन में चली गई। निकिता की ये बात सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में जाकर निकिता से कहा, निकिता सिचुएशन देखकर बात किया करो कि कब कहाँ क्या बात करनी है। तुम्हारे लिए ये सब एक मजाक है या फिर एक नॉर्मल बात है?
पर इस घर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर निकिता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने इस समय कुछ कहना बेहतर नहीं समझा और वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। फिर जानबूझकर अधिराज जी से नमन के एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगी और अधिराज जी भी उसे सब कुछ बताने लगे। मीरा का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो जाकर चुपचाप नमन के कमरे के बाहर खड़ी हो गई थी। निकिता ने अधिराज जी से बातें करते हुए मन में सोचा, तुम इस घर की मेहमान हो मीरा, इसलिए मैंने तुमसे पंगा नहीं लिया, वरना इस समय तुम्हारा वो हाल करती कि तुम देखती रह जाती। सोचते हुए वो अधिराज जी से बातें करने में लग गई और मीरा चुपचाप खड़े होकर निहारिका के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। रात को कोई जरूरी कॉल आ गई, इसलिए वो जल्दी से बाहर की तरफ निकलकर फोन पर बात करने लगा। इधर आरव रुद्र के पास उठकर आया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ रुद्र? तो रुद्र ने अपनी आंखों को बंद करके लंबी सांस लेते हुए कहा, आरव मुझे लगता है कि आई लव मीरा। रुद्र ने जैसे ही ये बात यहाँ कही, उस तरफ मीरा को एक अजीब सी फीलिंग हुई। उसका दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि रुद्र एकदम से उसके करीब खड़ा है और उससे कुछ कह रहा है। इसलिए उसने आसपास देखा कि रुद्र सच में यहाँ है क्या, लेकिन उसने आसपास नजरें घुमाई पर रुद्र वहां कहीं नहीं दिखा। इसलिए वो वापस चुपचाप खड़ी हो गई और मन में रुद्र को याद करने लगी। इधर रुद्र की ये बात सुनकर आरव ने खुश होते हुए कहा, भाई तू सच बोल रहा है क्या? तू सच में मीरा से? रुद्र ने कहा, हाँ, पर मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि मैं मीरा के बारे में क्या फील करता हूँ या फिर मैं क्या चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैं ही था जिसे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब कुछ दिन तक जब मैं उसके साथ रहा तो ना जाने मुझे क्या होने लगा। मैं सिर्फ खींचता चला गया सिर्फ उसकी तरफ। उसकी अच्छाई मेरे गुस्से पर कब हावी हो गई और मुझे वो कब अच्छी लगने लगी मुझे खुद पता नहीं चला। वो जब जब मेरे सामने आती है मेरे दिल की धड़कनें दुगनी तेजी से चलने लगती हैं और सब कुछ नया नया लगने लगता है। एक अलग ही एहसास दिल में जाग उठता है। मुझे नहीं पता कि ये सब मुझे क्या फील हो रहा है, लेकिन इतना पता है कि मुझे मीरा के सिवा अब कोई पसंद नहीं आता। ये एक अजीब ही फीलिंग है और ये सब फील करने के लिए, इस नए फीलिंग को समझने के लिए मुझे टाइम चाहिए। मुझे इस नए एहसास के बारे में जानना है। मुझे जानना है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर कुछ और। मुझे जानना है कि मीरा की फीलिंग्स मेरे लिए क्या हैं, क्योंकि मैं आज तक इतनी लड़कियों से मिला लेकिन मुझे कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी कुछ लड़कियों के साथ फील हुआ था, लेकिन वो सब सिर्फ अट्रैक्शन था। लेकिन मीरा के साथ मुझे ज़िंदगी को एक अलग तरीके से जीने का मन करता है और वो मुझसे और मेरी ज़िंदगी के हिसाब से पूरी तरह से अलग है। लेकिन जो भी है वो बहुत ही अलग है। वो खुद तो खूबसूरत है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है उसका दिल, जिसमें सबके लिए एक अलग सा अपनापन है। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो खुद की ज़रूरतों से पहले दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचती हो। इस बात पर आरव ने कहा, नहीं यार, ऐसी लड़कियां होती हैं जो दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, लेकिन बहुत कम। रुद्र ने कहा, हाँ होती होंगी। मैंने ऐसा कब कहा कि सारी लड़कियां खराब ही हैं? लेकिन ये तो सिर्फ मेरे एग्जाम्पल था। इस बात पर आरव ने रुद्र से कहा, यार तुझे तो मीरा से प्यार हो गया है। इस बात पर रुद्र ने कहा, पता नहीं, शायद ये प्यार हो या फिर कुछ और, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूँ कि मीरा गुजरते हुए हर दिन के साथ मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती जा रही है। उसकी हर छोटी बड़ी बातें मुझे इफ़ेक्ट करती हैं। इस बात पर आरव ने कहा, तुझे इस बारे में जल्द से जल्द मीरा को बताना चाहिए। हो सकता है कि वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही कुछ सोचती हो। अगर तुम उसे कुछ कहोगे तभी तो वो भी अपने दिल की बात तुमसे कहेगी, क्योंकि लड़कियां हमेशा यही चाहती हैं, पहले लड़के ही आकर उसे अपने दिल की बातें बताएं। तो रुद्र ने कहा, हाँ मैं खुद मीरा से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इस निकिता नाम की प्रॉब्लम का क्या करूं? तो आरव ने कहा, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा और कहा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे आरव। कहते हुए दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। तभी आरव ने कहा, घर चलते हैं, इसी बहाने में नमन भाई को भी देख लूंगा। हाँ घर चलते हैं, अभी तक शायद भैया घर पहुंच गए होंगे। तभी आरव ने कहा, चलो फिर जल्दी से निकलते हैं। कहते हुए वो दोनों घर जाने के लिए निकल गए। इधर निकिता अधिराज जी को मस्का मारने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में निहारिका चेकअप करके बाहर निकली। उसने मीरा से कहा, मैंने चेक कर लिया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस समय पर दवाइयाँ देनी पड़ेंगी जो मैंने दीप्ति जी को समझा दी हैं। मीरा ने कहा, ठीक है मैम। ये कहते हुए उसका ध्यान निहारिका की आंखों की तरफ गया तो उसने तुरंत निहारिका से पूछा, मैम आप रात भर सोई नहीं क्या या फिर रोई हैं क्या? ये सुनकर निहारिका ने हंसते हुए कहा,
नहीं मीरा, मैं क्यों रात भर जागूंगी, मुझसे रात में नहीं जागा जाता है। वो आंखें इसलिए सूजी हुई हैं क्योंकि मैं सुबह लेट उठी ना। आंखें सिर्फ रात भर जागने से ही नहीं बल्कि ज़्यादा सोने की वजह से भी सूज जाती हैं। निहारिका की ये बात सुनकर मीरा मन में सोचने लगी। अक्सर रोने के बाद लोग ऐसे ही बहाने मारते हैं, लेकिन निहारिका मैम ने हमारी प्रॉब्लम दूर की है। अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनकी प्रॉब्लम दूर करूं। आप नहीं बताओगी फिर भी मैं तो जानकर ही रहूंगी। मीरा को सोचता हुआ देखकर निहारिका ने कहा, मेरे बारे में इतना मत सोचो मीरा, बस तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो, मैं चलती हूँ। कहते हुए निहारिका वहाँ से चली गई। जाते जाते उसने देखा कि सिद्धार्थ सामने ही खड़ा है, इसलिए उसने जल्दी से मोबाइल निकाल लिया और बात करने का बहाना करते हुए सिद्धार्थ के सामने से ही बाहर निकल गई। सिद्धार्थ ने जब ये देखा तो उसने निहारिका को पुकारा, निहारिका, अरे रुको निहारिका, तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन निहारिका नहीं रुकी और फ़ोन पर बातें करते हुए जल्दी से गाड़ी लेकर निकल गई। निहारिका जैसे ही गाड़ी लेकर बाहर आई, उसने अपने मन में सोचा, सिद्धार्थ, तुम्हें इग्नोर मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खुद के जज्बातों को कंट्रोल करने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो पाऊंगी। सोचते हुए निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। इधर मीरा सिद्धार्थ के पीछे खड़ी होकर निहारिका की इस हरकत को ऑब्जर्व कर रही थी। निहारिका का सिद्धार्थ से इस तरह बिहेव करना मीरा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ उसे खुद के पीछे देख ले, वो जल्दी से वापस अंदर की तरफ चली गई। निहारिका के इस बिहेव से सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने तुरंत निहारिका को कॉल किया। लेकिन निहारिका ने कॉल पिक नहीं की। इस बात पर सिद्धार्थ को न जाने क्यों गुस्सा आ गया। उसने सोचा, आखिरकार मैंने निहारिका को ऐसा तो क्या कह दिया कि वो बुरा मान गई। नहीं नहीं, मुझे उससे मिलना ही होगा और उससे पूछना होगा कि मेरी गलती क्या है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर मुझसे ऐसी ही नाराज़ रही तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। सोचते हुए वो वापस घर के अंदर चला गया और जल्दी से नमन के रूम में चला गया। उसका हालचाल पूछने लगा। मीरा वहीं बाहर खड़े होकर निहारिका और सिद्धार्थ के बारे में सोचने लगी। तभी सिद्धार्थ ने बाहर आकर अधिराज जी से कहा, अंकल मैं निकलता हूँ, मुझे कोई ज़रूरी काम है तो मैं बाद में आता हूँ। मीरा ने जब ये सुना तो उसने अपने मन में सोचा, मैं भी इसके साथ ही बाहर निकल जाती हूँ ताकि इससे निहारिका के ऐसे बिहेवियर के बारे में पूछ सकूँ। टू बी कंटिन्यूड।